हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो नेक्स्ट बच्चों की जो मैंने प्रॉब्लम देखी है वो ज़्यादातर बच्चों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो सर थोड़ा सा टफ लगता है। देखिए, जो मैंने क्लासरूम में पढ़ाया वो आपको डिटेल्ड डायग्राम था जो एनसीईआरटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग था, लेकिन अभी मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपको पक्का याद होनी चाहिए, जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको 100% ठीक कर पाएंगे। वो क्या बातें हैं उन पे थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप बताइए कि आपको कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो होता है ये ईटीएस का कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ये हम पहले भी बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में एफ नोट और F1 पार्टिकल आते हैं। तो एफ नोट और F1 पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स क्रॉस करते हैं, इसलिए हम इनको ईटीएस का पार्ट नहीं मानते। अब वो बातें जो आपको 100% याद होनी चाहिए उनके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। आप बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक प्रोसेस चलता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल, और इस क्रेब्स साइकिल से बनता है NADS2। अब NADS2 जो है वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जब जाएगा तो दोबारा NAD प्लस बनकर आएगा और ये क्रेब्स साइकिल में काम आएगा। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के कंपोनेंट्स याद होने चाहिए। जैसे एनसीईआरटी ने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में कंपोनेंट हमें बताया है FMN और दूसरा हमें बताया है FES। ये दोनों कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए। और आप बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन इनमें से मूव करता है तो जो H प्लस आयंस होते हैं वो मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आते हैं। नंबर याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए कि जब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स काम करता है तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो प्रोटॉन्स जो है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आते हैं। कहाँ से? मैट्रिक्स से। ये बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, फिर आप बताइए कि कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 में आते हैं तो डायरेक्ट नहीं आते, यूबी क्विनॉन के थ्रू आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूबी क्विनॉन के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास आएंगे। और आप बताएंगे कि यहाँ जो यूबी क्विनॉन है इसके बारे में आपको ये बात याद करनी है कि यूबी क्विनॉन जो है वो एक हाइड्रोजन का कैरियर है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो आप बताएंगे कि मैट्रिक्स से ये प्रोटॉन्स भी लेगा। नंबर्स में कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के याद करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर आप बताएंगे कि भाई जब हम थर्ड कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो यहाँ के कंपोनेंट हमें पता होने चाहिए। एक तो हमें पता होना चाहिए साइटोक्रोम बी, और एक हम बताते हैं साइटोक्रोम C1, और इन दोनों के बीच में काम करता है FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से थर्ड कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम बी के पास आते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से साइटोक्रोम C1 की तरफ जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हम बताएंगे कि यहाँ से H प्लस आयंस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाल दिए जाते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। फिर आप बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में, और वो जाते हैं एक स्मॉल प्रोटीन साइटोक्रोम C के थ्रू। ये आपको याद होना चाहिए। और साइटोक्रोम C अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 4th में देता है कॉपर सेंटर कॉपर A को। फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम A के पास, फिर जाते हैं साइटोक्रोम A3 के पास, और फिर जाते हैं कॉपर B के पास। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के कंपोनेंट जो है वो साइटोक्रोम A और A3, और साथ में 2 कॉपर सेंटर हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। और फिर आप बताएंगे कि फाइनली कॉपर सेंटर जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को देता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन फाइनली यहाँ पर फॉर्मेशन करवाती है वाटर का। इसका मतलब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 भी क्या करता है? H प्लस आयंस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डालता है। तो आप बताइए कि लगातार जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा तो H प्लस आयन कहां पर आएंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डेवलप हो जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। और जब ये ग्रेडियंट तोड़ेगा कौन? हम बताएंगे एफ नॉट पार्टिकल। और एफ नॉट पार्टिकल से जब ये H प्लस आयंस मूव करते हैं मैट्रिक्स की तरफ तो F1 पार्टिकल के कॉन्फॉर्मेशनल चेन से यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और इस एटीपी फॉर्मेशन को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का नाम देते हैं। ये बातें आपको याद होनी चाहिए ईटीएस में कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3, 4 काम करेगा NADS2 से। 1 के कंपोनेंट क्या है, 3 के क्या है और 4th के क्या है, ये कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। दूसरी बात आपको याद होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है वो उसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि क्रेब्स साइकिल की एक रिएक्शन है जिसमें सक्सिनेट फ्यूमेरेट में बदलता है। और जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में बदलता है तो हम बताएंगे कि यहाँ फॉर्मेशन होता है FADS2 का, FADS2 का। और ये FADS2 अपने इलेक्ट्रॉन्स
FeS को देता है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स, ये बात याद होनी चाहिए कि सेकेंड कॉम्प्लेक्स कभी भी अपने प्रोटॉन्स पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं डालता है, नहीं डालता है। इसका मतलब सेकेंड कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करने में हेल्प नहीं करेगा। और फाइनली हम बताएंगे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड कॉम्प्लेक्स से यूबिक्विनॉन से होते हुए फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को दिए जाते हैं। और वही बात है कि यूबिक्विनॉन जो है वो एक हाइड्रोजन कैरियर है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स लेगा और वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन थर्ड कॉम्प्लेक्स को देगा। तो आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम हो गया। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे तो आप बताइए कि H+ आयंस फिर से मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाले जाएंगे। लेकिन इस बार जो H+ आयन डाले गए हैं वो दिए गए हैं FADS2 के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और FADS2 के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब H+ आयंस इधर दिए गए तो यहां डेवलप होगा ग्रेडियंट। इसका मतलब नंबर थर्ड का कॉम्प्लेक्स जो है वो फर्स्ट के लिए भी काम करता है और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के लिए भी काम करता है। और इसके कंपोनेंट्स आपको पहले में पढ़ा चुका हूं, आप इनको याद रखिएगा। फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से होते हुए, जो कि साइटोक्रोम C की हम बात करें तो NCERT के अकॉर्डिंग चले तो साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है मेम्ब्रेन के अंदर जो मूव करता है, ये आपको याद रखना है। तो थर्ड कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ दिया गया है, हम बताएंगे फोर्थ कॉम्प्लेक्स में दिया गया है। जब इलेक्ट्रॉन थर्ड कॉम्प्लेक्स से फोर्थ कॉम्प्लेक्स में दिए गए तो वही सीक्वेंस साइटोक्रोम ए से फिर A3 से फिर कॉपर बी और कॉपर बी से ऑक्सीजन और फाइनली यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो आप बताइए कि फिर से H+ आयंस को कहाँ डाल दिया जाएगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। इसका मतलब ये हो गया कि ये H+ आयन जो है और यहाँ पर भी H+ आयन जो है वो आया है किसकी वजह से, FADS2 की वजह से। तो इसका मतलब यहाँ भी ग्रेडियंट डेवलप हुआ, यहाँ भी ग्रेडियंट डेवलप हुआ और ग्रेडियंट टूटा तो हमें ATP मिल गया। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि एक NADSO से जब हम ETS को चलाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 काम करते हैं और तीनों ही ग्रेडियंट डेवलप करते हैं। तीनों ही ग्रेडियंट डेवलप करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो एक NADS2 होता है उससे हम ATP कितने बनाते हैं, तो हम कहते हैं उससे हम 3 ATP की बात करते हैं। हालांकि हमें याद करना है कि ETS में 3 बार ग्रेडियंट डेवलप होता है, कॉम्प्लेक्स 1 से ATP, कॉम्प्लेक्स 3 से ATP और कॉम्प्लेक्स 4 से ATP, इसलिए 3 ATP लिखते हैं हम। लेकिन वहीं अगर हम सेकंड कॉम्प्लेक्स से चलें तो यहाँ हम मॉलिक्यूल एक FADS2 की बात करेंगे। तो FADS2 से हम केवल 2 ATP की बात करते हैं कि भाई 2 ATP बनते हैं। उसका रीजन है कि जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो ग्रेडियंट डेवलप नहीं करता, थर्ड कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है। तो इसका मतलब 2 बार ग्रेडियंट डेवलप हुआ है और 2 बार ATP बना है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता। और NCERT में भी ऐसी ही सीक्वेंस लिखी गई है और इसे याद करना कंपलसरी है। यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते जितना कि कंपोनेंट्स के बारे में लिखा गया याद रखना है। दूसरी बात आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ 4 H+ आयन से एक ATP का फॉर्मेशन होता है, ऐसा NCERT में थ्योरी के अंदर लिखा हुआ आ गया है। लेकिन डायग्राम में अभी भी 2 H+ आयन है। फिर भी कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी H+ आर मूव अक्रॉस द F नोट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, 4 H+ आयंस जाएगा। ETS में इतनी ही बातें याद करनी है। साथ ही साथ NCERT में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ETS डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन डोनर और द इलेक्ट्रॉन डोनर। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपका ETS NADSO से चलता है तो यहाँ हाइड्रोजन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, NADS2 तो 3 ATP काउंट करने हैं। और अगर FADSO से चलता है तो यहाँ आपका हाइड्रोजन डोनर कौन है, FADSO तो 2 ATP बनते हैं। ये बातें आपको याद करनी है। ETS के बारे में इससे ज्यादा कोई डिटेल करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।